हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। सो आज हमारे आरआरबी का एक नया कॉरिजेंडम आया है, अमेंडमेंट आया है, मतलब एक नया सुधार जो उन्होंने किया है, उसका नोटिफिकेशन आया है। उसी को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है 7/4/2022 यानी 7 अप्रैल 2022 इसके लिए आया है, जो कि आपका आरआरसी 1 2019 यानी कि जो आपका आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आया था 2019 का, जिसके आप एग्जाम्स दे रहे हैं, राइट, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसी का ही एक आपका नया कॉरिजेंडम आया है। सो बेसिकली ये जो कॉरिजेंडम है, इन्होंने देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है, इनमें इसने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है कि जो कॉरिजेंडम अमेंडमेंट नंबर 3 जो कि इन्होंने 24 जनवरी 2022 को रिलीज किया था, उसको कैंसल किया जाता है। यानी कि जो इन्होंने तीसरा सुधार किया था, तीसरा जो चेंज लेके आए थे, जो नोटिस निकाला था तीसरे नंबर पे, उसको बोल रहे ये कैंसल्ड है। इसलिए जितने भी उसके अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, वो सारे के सारे आपके अभी कैंसिल किए जाएंगे। उसमें जो भी सुधार लिखे हुए थे वो अभी मायने नहीं रखते हैं। इन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक सिंगल स्टेज सीबीटी टेस्ट होगा फॉर CENRRC 01/2019। तो जो आपका नोटिफिकेशन आया था, ओके, ये 2019 वाला जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें अभी सिर्फ एक ही सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पहले आपको बोला था ना कि आपका CBT 2 भी होगा, वो नहीं होने वाला है। ओके, तो आई होप आपको ये फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर समझ में आ गया है। तो इसमें कुछ खास नहीं लिखा है, इन्होंने बोला है जो पिछली बार सुधार किए थे उसको भूल जाइए। अब ये हम नए सुधार लेके आए हैं। जो नए सुधार है, इन्होंने पॉइंट 2 में सारे के सारे सुधार लिखे हैं। तो एक्चुअली वैसे ही सारे सुधार है, थोड़े से चेंजेस है। मैं आपको इनकी हिंदी बता दूंगी, अंग्रेजी में कुछ नहीं पढ़ूंगी। ओके, बच्चे कहते हैं कि मैडम अंग्रेजी पढ़ देती है, कुछ समझ में नहीं आता है। आज आपको मैं पूरी पूरी हिंदी बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए 2.1 में यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि जो इनका मेन नोटिस था ना, उसका ये पैराग्राफ था, पेज नंबर ये था, और टॉपिक क्या था, EWS जो होते हैं आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ओके, उनसे रिलेटेड आपका पेज नंबर 11 पे 8.4 पैराग्राफ था। उसमें इनकी डिटेल ये सारा का सारा था। तो मैं इसको बता देती हूँ, उसका पूरा सारांश क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है कि उस समय पे जब आपका नोटिफिकेशन आया था, तब बोला था कि EWS जो स्टूडेंट्स है, उनका जो सर्टिफिकेट होता है ना, आपको सर्टिफिकेट तो चाहिए होता है ईडब्ल्यूएस के लिए, जैसे ओबीसी के लिए चाहिए होता है, SSC सॉरी SC ST के लिए चाहिए होता है, वैसे ही आपको ईडब्ल्यूएस के लिए भी चाहिए होता है। तो वो जो आपका सर्टिफिकेट है, इन्होंने बोला था कि आपका 2018 और 19 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और क्लोजिंग डेट क्या होनी चाहिए, 12/4/2019, यानी कि 12 अप्रैल 2019 तक अगर किसी के पास ये वो सर्टिफिकेट है उस डेट तक, वो तो है वैलिड, उसके बाद वाला नहीं होगा। ये बोला था, ये लास्ट डेट थी। लेकिन नए वाले में ये बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है अभी। आपका 2018-19 या 12 अप्रैल 2019 तक है तो भी ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी सर्टिफिकेट इश्यूड इवन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, उसको भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने अगर आप जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका, चाहे आप 12 अप्रैल 2019 का है, चाहे उसके बाद का है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप बनवा सकते हो अपना। ठीक है, तो ये बोला इन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है, अच्छा, तो 15.1 पैराग्राफ जो था, जो कि पेज नंबर 20 पे था आपका, इन्होंने यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बारे में, जो कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा, उनको फॉर्मूला क्या था, ये सब मेंशन था यहाँ पे, राइट। तो इसके बारे में इन्होंने जो पहले लिखा था, बोला ये तो मायने है ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं ये वाला तो, राइट। जो नया आया है इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका अभी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है, इसके अंदर अब ये नॉर्मलाइजेशन के अलावा आपका ये क्या करेंगे, परसेंटाइल स्कोर बेस्ड
नॉर्मलाइजेशन मेथड लेके आएंगे। ओके, अब ये क्या चीज है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। आपको नॉर्मलाइजेशन तो आपको पता ही है राइट, जितनी भी शिफ्ट होती है उनके जो एवरेज मार्क्स होते हैं राइट, उसी को ही देखा जाता है कि अगर किसी के हार्ड शिफ्ट आ गई, किसी की इजी शिफ्ट आ गई, तो हार्ड शिफ्ट वालों के जो नंबर होते हैं थोड़े से ऐड हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और जिनकी जो इजी शिफ्ट आई थी उनके थोड़े से नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, है ना, ये होता है। अब ये परसेंटाइल वाला क्या किस्सा है, परसेंटाइल जनरली आपका कैट एग्जाम में होता है। कैट एग्जाम में जो होता है तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने अभी तक इसका कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ बताया नहीं कि क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला परसेंटाइल स्कोर बेस्ड होगा। परसेंटाइल का मतलब बता देती हूँ क्या होता है। परसेंटाइल का मतलब होता है बाय चांस अगर आपके आते हैं 90 परसेंटाइल, ओके, आपके आगे 90 परसेंटाइल, इसका मतलब होता है कि आप, ओके, आप 90% बच्चों से आगे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे 100 बच्चे थे, आपका आ गया 90 परसेंटाइल, इसका मतलब क्या है कि आपसे 90 बच्चे पीछे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। यानी जितनी परसेंटाइल उतने परसेंट बच्चे आपसे पीछे है, जितने भी कैंडिडेट्स है ओवरऑल उतने कैंडिडेट्स आपसे पीछे। अगर आपका 76 परसेंटाइल है यानी कि 76% बच्चे आपसे पीछे है मार्क्स में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इन्होंने अभी तक अपना कोई फॉर्मूला नहीं बताया, तो बस इन्होंने बोला है कि परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज किया जाएगा। और इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई दो बच्चे, ओके, दो कोई कैंडिडेट्स है या दो से ज्यादा कैंडिडेट्स है, अगर सेम परसेंटाइल स्कोर लेके आते हैं, जैसे अगर 3 स्टूडेंट्स है, रमेश, सुरेश एंड राकेश, तीनों के 90 परसेंटाइल आ गए, तो फिर क्या करेंगे। फिर इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसा हमने पहले बोला था कि एज पर द एज और आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपका नाम, राइट, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जिसकी एज ज्यादा है, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर जिसका ए से नाम है और जिसकी एज ज्यादा है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। जबकि किसके अलावा, अगर देखिए अगर आपका नाम एम से शुरू है, ओके, और आप जैसे 2 अक्टूबर को हुए थे सेम ईयर में, एक पर्सन है जिसका नाम है बी से शुरू है उसका नाम, और वो फेब्रुवरी में हुआ था, दोनों का मार्क्स सेम है, तो फेब्रुवरी वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, इस तरीके से है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो किस्सा ये आपको पहले से ही पता है कि अगर 2-3 बच्चे अगर सेम मार्क्स लेके आते हैं तो एज का और अल्फाबेटिक जो ऑर्डर होता है नेम का, उसी को ध्यान में रख के जिसकी एज ज्यादा होती है या फिर जिसका A to Z में पहले नाम आता है उसको प्रेफरेंस मिलती है। यानी ये पूरा किस्मत पे। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया आपका। और यस, इसमें ये भी लिखा है, लेकिन जो रेलवे है, आरआरबी है, उसका पूरा हक है कि ये जो परसेंटाइल वाला जो इन्होंने अभी बोला है ना, ये मेथड यूज करेंगे, नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइज्ड मेथड, इसको जब चाहे चेंज कर सकते हैं, इन्होंने ये बोला है। ओके, चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, मेन आपका जो नोटिस था वो था पैराग्राफ 14.3 और पेज नंबर 20। इसमें बोला था आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो बच्चों को एम्पैनल किया जाएगा, राइट, जिनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो उसके पॉइंट के ऊपर था। तो देखिए स्टार्टिंग में ये आया था, आपको सबको पता है कि 1.05 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी जितनी वैकेंसी है उतनों तो बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन 0.05, ओके, 0.05 टाइम्स बच्चों को ज्यादा बुलाया जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स है ना, ये जो आपके 0.05 टाइम्स था, राइट, ये वाला, अभी इन्होंने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जो एक्स्ट्रा 5% बुला रहे थे ये लोग पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी वैकेंसी उतने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इन्होंने इस पॉइंट में ये लिखा है, तो कुछ खास है नहीं, ये सेम है जो कि आपका पिछली बार जो आया था नोटिफिकेशन, उसमें भी यही आया था, आज भी यही बोला है। बस इन्होंने क्या किया कि जो ये नॉर्मलाइज की वजह से इन्होंने क्या किया, वो पूरा का पूरा जो पिछला नोटिस था उसको बता दिया कि वो गलत था, उसको कैंसिल कर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी पॉइंट में देखिए 2.3 है ना, इसी पॉइंट में एक और लिखा हुआ है। अच्छा, जो सेकेंड सेंटेंस था 14.3 का, इन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ था। अच्छा, अगर, ठीक है, ये जो 5% ये जो एक्स्ट्रा बच्चे बुला रहे थे, ओके, ये नोटिस में लिखा हुआ था। इन्होंने बोला था कि अगर ये जो एडिशनल कैंडिडेट्स है, अगर इनको बुलाया जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और अगर फिर भी कमी पड़ जाती है तो क्या करेंगे ये, सॉरी, और इफ देर इज शॉर्टफॉल इन एम्पेनलमेंट ऑफ फ्रॉम द मेरिट लिस्ट,
or as replacement against the shortfall on the account of not joining of recommended candidates. ओके तो इन्होंने इसमें ऐसे कुछ लिखा, इन्होंने बोला ये जो 0.05 है ना, 5% जो है बच्चों को, तो इनको बुलाया जाएगा। ये तो एक्स्ट्रा बुलाए थे ना, तो अगर ये 1% जो थे आपके, मतलब ये जो पूरे जो एक्स्ट्रा 5% है, उनको एक्चुअली स्टैंड बाय लिस्ट में रखा जाएगा कि अगर हमारे पास कमी पड़ती हम आपको बुलाएंगे। ठीक है, पहले ये था। अभी इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने इसमें ये बोला है कि अभी देखिए, अभी ये तो डिट्टो एक जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, अभी एक्स्ट्रा तो बुला नहीं रहे, तो अभी क्या करेंगे, तो अभी इन्होंने बोला है कि अगर ऐसा होता है कि कमी हो जाती है, शॉर्टफॉल मतलब कमी आ जाती है कि बच्चों ने जितनी वैकेंसी उतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, उतने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं की जॉब, तो क्या करेंगे, जितनी मेरिट्स थी ना, जितने मेरिट में जो स्टूडेंट्स थे, ओके मेरिट वालों को तो इन्होंने बुला लिया, तो क्या करेंगे, बाकी स्टूडेंट जो डाउन द मेरिट लिस्ट है, यानी कि अगर इन्होंने बुलाया सिर्फ और सिर्फ 80 परसेंटाइल तक बच्चों को, तो अभी 79 परसेंटाइल वाले बच्चे नहीं आए, राइट, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अब फिर हम लोग 79 78 जैसा हमें चाहिएगा उतने स्टूडेंट्स को हम बुला सकते हैं, मेरिट लिस्ट से नीचे वाले स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनको हम अपॉइंटमेंट के लिए कंसीडर करें, ये इन्होंने साफ साफ बोला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर दो कैंडिडेट्स अगर सेम मार्क्स को सिक्योर करते हैं, पहले सेम मार्क्स था और अभी क्या लिखा हुआ है, नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल स्कोर को अगर से दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट सेम स्कोर को, सेम नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल स्कोर को लेते हैं, मतलब उनका सेम स्कोर है, राइट, तो वो वही है कि एज क्राइटेरिया, यानी कि जो बड़ा होगा जिसकी एज ज्यादा होगी उसको हायर मेरिट पे रखेंगे, या फिर अगर वो भी सेम है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम के अकॉर्डिंग जाएंगे, अगर जिसका ए से नाम है तो उनको पहले बुलाया जाएगा, ओके, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये चीजें पता चल गई, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में लिखा हुआ है, पेज नंबर 5 पे इस पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो पैराग्राफ था इस पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पहले क्या था, ये जो आपको एक्स्ट्रा 5% बुला रहे थे ना, उनको बोला था स्टैंड बाय लिस्ट में रखेंगे उनको, राइट, यही था, है ना, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि नहीं, हम कोई स्टैंड बाय लिस्ट नहीं बुलाएंगे, सॉरी बनाएंगे, जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट्स को बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर बाय चांस बच्चे मतलब हमारी वैकेंसी बच जाती है तो हम डाउन द मेरिट लिस्ट जाएंगे, यानी वही अगर 80 परसेंटाइल वाले बच्चों को बुलाया बाय चांस मेरिट लिस्ट में, अगर उनमें से किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वैकेंसी खाली रह गई, तो 79 78 77 जो भी है मेरिट लिस्ट से जो नीचे जिनका स्कोर है उनमें से बुला सकते हैं स्टूडेंट्स को, राइट, ये लिखा हुआ है, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2.5 में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अच्छा, वैकेंसीज के बारे में लिखा हुआ है, तो वैकेंसी के बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो पोस्ट पैरामीटर्स थे, राइट, पोस्ट पैरामीटर्स मतलब कि आपके एक पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, है ना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10 होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, जो भी है, राइट, ये सब है, मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे कलर ब्लाइंडनेस या जो भी है आपका, ओके, ये सब कुछ, तो ये सब जो इनके पैरामीटर्स थे, ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, तो वो वाले क्राइटेरिया में इन्होंने चेंजेस किए, क्या किया है, इन्होंने बोला है कि पहले तो था हमारा एनेक्शर ए, एनेक्शर ए क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, एनेक्शर का मतलब होता है एडिशनल कुछ चीज, जैसे देखिए पहले एनेक्शर ए था, अभी इन्होंने क्या बोल दिया, एनेक्शर A1 को ही माना जाएगा, एनेक्शर ए को क्या कर देगा, सुपरसीड, इसका मतलब क्या है, जो पहले आपका एनेक्शर ए था उसमें जो जो इन्होंने लिखा था वो अभी मायने नहीं रखेगा, क्या मायने रखेगा, ये वाला एनेक्शर A1, ये कहाँ है, ये रहा, ये रहा, देखिए ये है आपका एनेक्शर A1, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा, राइट, ये है हमारा एनेक्शर A1, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये रहा। अब जो भी आपके पोस्ट हैं, ओके, जो भी आपकी पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप है, ओके, तो डिपार्टमेंट क्या है इसका, मैकेनिकल, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है C1, ये आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ओके, तो ये इसमें आपका BLV DHH, ओके, MD के लिए यस बोला हुआ है, तो ये जो भी है, अगर आपको जो भी आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, राइट, तो यहाँ पे C1 B1 B1 C1 जो भी लिखा हुआ है, आप एक बार मेन अपने नोटिफिकेशन में जाइएगा, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इनके सबके फुल फॉर्म लिखी हुई है कि क्या क्या इसके अंदर
मायने है किस 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 को लिया जाएगा, किस किस को नहीं लिया जाएगा। जैसे अगर एमडी का मतलब क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो अगर आप असिस्टेंट लगते हैं वर्कशॉप में मैकेनिकल में, तो अगर आपकी बॉडी में अगर एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो भी आपको लिया जाएगा। लेकिन अगर आप असिस्टेंट ब्रिज बनते हैं इंजीनियरिंग में, तो अगर आपकी मतलब अगर एक से ज्यादा मतलब वही आपके डिसेबिलिटी है तो आपको नहीं लिया जाएगा। ओके, ये सब इसके अंदर मेंशन है। तो आप नीचे से इनकी देख लीजिएगा फुल फॉर्म क्या है। जैसे आपका एलवी हो गया है, राइट, ये एलवी का मतलब क्या है, लो विजन हो गया आपका। डी का मतलब डेफ है। ओके, तो ये सारे के सारे आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इन्होंने अगर जो चेंजेस लेके आए हैं वो इन्होंने इसमें मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे आपका मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि सभी के लिए ये आपका होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, और एज यहाँ पे सबकी मेंशन कर रखी है 18 से 33 साल। तो ये जो है आपका, जो पहले आपका पोस्ट पैरामीटर्स था कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स, आपकी एजुकेशन, आपका एज कितना होना चाहिए, पहले एनेक्सर ए था। ओके, जो आपका मेन नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अभी उसका कोई मायने नहीं होगा, एनेक्सर A1 को ही माना जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर ये सारा का सारा जो नीचे जो आपने लिखा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, वही बोला है कि जो जो नीचे अभी हमने जो मेंशन किया है वही पोस्ट पैरामीटर्स है। वैसे ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना होगा उस पोस्ट के लिए, ठीक है, और वैसी क्वालिफिकेशन चाहिए। अच्छा, ये पहले भी आ चुका है कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट का नाम बदल के इन्होंने अभी सीधा सीधा पॉइंट्समैन लिख दिया है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन नाम की कोई भी पोस्ट नहीं है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि एनेक्सर ए जो था अभी उसको एनेक्सर A1 लिखा जाएगा, मतलब यही वाला मायने होगा बस। और बाकी बोले बाकी जितने भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है वह सारी की सारी सेम रहेगी। ये सारा का सारा हमने चेंज कर दिया है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए। मैं फिर से बता देती हूँ, हमने जो पहले डिस्कस किया था, एक तो ये है कि EWS जो स्टूडेंट्स है उनका जो सर्टिफिकेट है, आपका जब से नोटिफिकेशन आपका निकला है तब से लेकर अब तक कभी भी आप करवाइए। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आपका इसके बाद भी 12 अप्रैल 2019 के बाद भी अगर आपको सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है तो भी वो मान्य मायने रखा जाएगा। ओके, वो माना जाएगा। उसके बाद इन्होंने कैलकुलेशन वाली बात की है कि पहले नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स होते थे, अब क्या होंगे, परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होंगे। ओके, और इसका मेथड इन्होंने बताया नहीं है और इन्होंने बोला है कि वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट में इन्होंने बोला है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले 5% एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाया जा रहा था, कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था वैकेंसी से ज्यादा, लेकिन अभी जितनी वैकेंसी उतने स्टूडेंट्स, मतलब 1:1 में बुलाया जाएगा। और अगर बच्चे पहले कम रह जाते तो जो ये 5% बच्चे जो एक्स्ट्रा बुलाए थे डीवी में, उनको माना जाने वाले था, उनको कंसिडर किया जाने वाला था कि हाँ ये स्टूडेंट्स आ सकते हैं, राइट। लेकिन अभी क्या बोला है कि अगर बाई चांस कमी रह जाती है तो जितनी मेरिट लिस्ट है, ओके, उससे जो नीचे वाले स्टूडेंट्स है उनको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आपका इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई दो स्टूडेंट्स में टाई हो जाता है कि दोनों के सेम आपके नॉर्मलाइज परसेंटाइल स्कोर है, तो उनका एज और उनके नाम, यानी कि A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम कहाँ आता है उसके अकॉर्डिंग उनका टाई ब्रेक होगा। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो आपका जो केस, आई एम सो सॉरी, ये वही वाला केस है कि पहले स्टैंड बाय लिस्ट बना रहे थे 5% वाला, राइट, जो एक्स्ट्रा 5% को बुला रहे थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जितने भी डाउन द मेरिट लिस्ट है, जितने कैंडिडेट्स उनको चाहिए वैसे बुला लेंगे। ओके, उसके बाद इन्होंने वापस ये बोला है कि जो क्वालिफिकेशन है आपका पोस्ट पैरामीटर्स, वो पहले एनेक्सर ए था, अभी इसको मायने नहीं रखा जाएगा, ये कैंसिल होता है। इसकी जगह एनेक्सर A1 आ गया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे नीचे दिखा दिया है। यानी कि अब आपको देखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए, अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप कौन सी पोस्ट के लिए मतलब एलिजिबल है और कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है असिस्टेंट पॉइंट्समैन नाम की कोई पोस्ट नहीं है, अभी पॉइंट्समैन ही कहलाई जाएगी, ठीक है। और ये एनेक्सर ए को काट के कैंसिल करके अभी क्या बोल दिया गया है, एनेक्सर A1 नया आ गया है आपका। एंड फाइनली बाकी जितनी भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है सारी की सारे अभी सेम रहेंगी। ओके, सो दिस वाज अ नोटिस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट एंड विल सी यू सून। तब तक तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।